नमस्कार दोस्तों, अदिति वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग सुनेंगे बहुत ही सुंदर फैमिली स्टोरी। अरे राजू बेटा, ज़रा इधर तो आना, पीने के लिए एक गिलास पानी तो ला देना। राजू, ओ राजू। देवकी जी अपने पोते राजू को आवाज़ लगाती रह गई, लेकिन राजू अपनी दादी माँ की बात को अनसुना करते हुए बाहर खेलने दौड़ गया। देवकी जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी एक ने भी आना जरूरी नहीं समझा। देवकी जी के पति का देहांत 7 महीने हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद वे अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। देवकी जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वो उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी है। दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं। बड़े बेटे राजेश की पत्नी रजनी और छोटे बेटे अमन की पत्नी अमृता है। दोनों का एक एक बेटा है। राजेश का बेटा राजू 10 वर्ष का है, जबकि अमन का बेटा सोनू 9 वर्ष का है। दोनों में 1 वर्ष का फर्क था, परंतु दोनों का जन्मदिन एक दिन ही आता था। घर में सभी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में से किसी के सहारे की आवश्यकता थी तो वह थी देवकी जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। अपने घर के आंगन में चारपाई पर देवकी जी अकेली बैठी हुई थी और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। बैठे बैठे सोच रही थी कि यह तो कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती है, वैसे ही पुरानी पीढ़ी कमज़ोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी कि ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 7 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटे और बहुएं उनकी खूब सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटों ने आकर कहा, माँ, हमारा इन 2 कमरों में से कैसे गुजारा हो पाएगा। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भी तो पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बगैर ही स्वर्ग सिधार गए। अब आप ही कुछ कीजिए। बेटे की यह बातें सुनकर देवकी जी कुछ हैरान रह गई और पूछने लगी, लेकिन बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मकान पर खर्च कर सकूँ। तभी उनका छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी ने सारी ज़मीन जायदाद आपके ही नाम कर दी थी। आपकी जो गांव वाली ज़मीन रखी है उसकी तो आप ही मालिक हैं। माँ, आप उस ज़मीन का आधा हिस्सा बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम ऊपर की 2 मंजिलें बनवा लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप ही सोचिए कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जगह की कितनी कमी हो चुकी है, और फिर कभी कभार बच्चे के दोस्त भी आ जाते हैं, या कभी उन दोनों का जन्मदिन मनाना होता है तो जगह ना होने के कारण उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बेटों के इतना आग्रह करने के बाद देवकी जी सोच में पड़ गई। फिर सोचने लगी कि आज हो या कल, आखिर ये सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की ज़मीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटा को दे दिया और कहा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो।
दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिल और बनवा ली। फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उनका बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर आपको ज़मीन जायदाद का काम क्या है? अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियाँ अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहुओं से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर हुक्म चलाना अपनी बहुओं पर। फिर देवकी जी बोली, बेटा, तू यह सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तभी उनका छोटा बेटा अमन राजू और सोनू का हाथ पकड़ ले आया और बोला, माँ, कल इन दोनों का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा तोहफा दीजिए जो कभी किसी ने नहीं दिया हो। तब देवकी जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनाते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा राजेश बोला, माँ जी, केवल आप ही हैं जो इन्हें अनमोल तोहफा दे सकती हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागज़ रख दिए और बोला, माँ, आपको और कुछ नहीं करना, बस इन कागज़ों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा, इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागज़ों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन ये बात तो पराए लोगों के साथ लागू होती है, यहाँ मुझे से कौन धोखा करेगा? ऐसा कहते हुए उन्होंने कागज़ों पर दस्तखत कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि यह कागज़ किस चीज़ की है। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर यह लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी ज़मीन हमारे नाम पर कर रहे हैं। यह सुनकर देवकी जी को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगी कि बेटा सही तो कह रहा था कि इस उम्र में मैं ज़मीन जायदाद क्या करूँगी? अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी तो क्या हो गया? अब आराम से रहूँगी, दोनों बहुओं और बेटों से खूब सेवा करवाऊँगी। उसी दिन सुबह ही देवकी जी पार्क में टहलने के लिए चली गई। थोड़ी सैर करने के बाद वे अपनी सहेली रंजना जी के साथ गपशप करती रही और जब घर वापस लौटी तो देखा घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल वह घबरा गई और बच्चों को आवाज़ देने लगी तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? इतना क्यों चिल्ला रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर ही आ जाती हूँ। जैसे ही देवकी जी ऊपर पहुँची और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता? सारा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोछा लगाया था, सुख तो जाने दिया होता। अपनी बहू रंजनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवकी जी का कलेजा मुंह को आ गया और हड़बड़ाते हुए बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो। फिर बहू का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, मैं ऊपर जाकर फर्श गंदा नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए खाना नीचे ही पहुँचा देना। तभी रंजना बोली, देखिए माँ जी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया खाने को, ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो दे देगी। अरे बहू,
पहले ही इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरा सांस फूल गया है। तुम ही कुछ दे देती। माँ जी, अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। देवकी जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू अमृता के पास पहुंची। देखा तो वह भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी और खाना मांगा तो अमृता ने कहा, माँ जी, अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, रात की रोटी पड़ी है, आप वहीं खा लीजिए। देवकी जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से नीचे आ गई, परंतु वे समझने में असमर्थ थी कि उनके आगे पीछे माँ जी कहकर सारा दिन उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है। उसी समय उनकी बेटी राधिका का फ़ोन आया। माँ, कैसी हैं आप? खाना तो समय पर खाती हैं ना? तो देवकी जी बोली, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने तो मुझे सर आँखों पर बैठा रखा है। तू मेरा चिंता मत किया कर। तेरी भाभी गरम गरम खाना परोस कर गई है, मैं अभी खाना खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए देवकी जी की आंखें भर आई और गला रूंध गया। वह अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहती, इसलिए तुरंत फ़ोन काट दिया। बेमन से वहीं बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज वह अपने दोनों बेटे राजेश और अमन से इस विषय में बात करेगी। दोपहर बीतने को थी और देवकी जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतज़ार कर रही थी। जब कोई नहीं आया तो थक कर उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू, मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो। परंतु किसी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। 4-5 बार आवाज़ लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गई तो बड़ी बहू रजनी के नाक भाव सिकोड़े हुए 2 रोटी और सब्जी एक डिस्पोजेबल प्लेट में डालकर ऐसे रख दिए जैसे किसी भिखारी को खाना दी है। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर देवकी जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सोचने लगी कि आखिर आज दोनों बहुओं को मेरी 2 वक्त की रोटी भी भारी क्यों लग रही है। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उनकी नज़र बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे ही बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, देवकी जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, माँ जी, जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थका हूँ। बड़े बेटे ने भी कहा, माँ, आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं और आप आते ही इतना। कहते कहते वे दोनों चले गए। देवकी जी अपना सा मुंह लेकर बैठी रह गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू रंजनी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी माँ आई है। देवकी जी यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तभी राजेश बोला, क्या माँ, इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है। फिर देवकी जी बोली, बेटा, बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगी। छोटी सी बात का बतरंग बनाने में ज़रा भी देर नहीं करती।
तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहाँ से, नाश्ता करने दीजिए इन्हें। देवकी जी जस के तस खड़ी रह गई। बहू की तेज आवाज़ सुनकर तो जैसे उनके हाथ पांव सून पड़ गए थे। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हो। देवकी जी बेइज्जत होकर बड़ी बहू के कमरे से बाहर निकल आई। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चली गई। दरवाज़ा खुला था। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन कोई नहीं आया, तो वह अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे अमन ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से 2 रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी देवकी जी ने पहले टुकड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में छोटी बहू भी कमरे से बाहर आ गई और बोली, माँ जी आप यहाँ कैसे? अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आई। यहाँ कैसे मतलब? अब रजनी बहू ने भी मुझे कह दिया कि यहाँ मत आया करो, और अब तुम भी ऐसा बात करोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अपनी माँ की यह बात सुनकर अमन ने उन्हें कहा, माँ आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। अमन को अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आते देख छोटी बहू अमृता उसे गुस्से से देखने लगी, परंतु उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे राजेश से दवाइयाँ लाने को कहा, तो बड़ी बहू रजनी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्च पूरे नहीं होते, तो आपके खर्च कैसे उठाएं? बात केवल 2 रोटी की होती तो चलता था, आपके खर्च तो कम नहीं है। कपड़ों का खर्च, दवाइयाँ का खर्च, खाने पीने का खर्च, ना बाबा हमसे तो यह खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब देवकी जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से ही खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब देवकी जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू अमृता की आवाज़ आई। वह अपने पति से झगड़ा कर रही थी। कुछ सीखो बड़े भैया और बड़ी भाभी से, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे माथे मर दिया। आपकी माँ को हमारे खर्च पहले ही कुछ कम है क्या? तभी अमन बोला, तुम्हारी बात ठीक है अमृता, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाए? मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। बेचारी देवकी जी यह सुनकर तो जरूरत ही रह गई और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वो अकेली ठुकराई हुई सी आंगन की चारपाई पर बैठी रही। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, परंतु किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल के लिए बैठ जाए। जब बेटों और बहुओं ने ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर वो अपने पोतों से क्या उम्मीद करती? आखिर वह भी तो अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी देवकी जी अकेलेपन और भूखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वह टहलने के लिए निकल गए तो उनकी सहेली रंजना जी ने महसूस किया कि वह बहुत गुमसुम सी है। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही बात बता देगी, परंतु जब देवकी जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया
तो रंजना जी ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी देवकी जी की आंसुओं से भरी आंखें लिए बोली, क्या बताऊं रंजना, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सिर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक 2 बेटे पैदा हुए थे तब तो मैं फूली न समाती थी, और उनके पिताजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमने मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मैंने तो गंगा नहा ली हो। बेटों के साथ तो मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इसी खुश फहमी में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वह हमें बुढ़ापे में शुद्ध समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया है और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है, और दोनों बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती। अपनी बूढ़ी माँ को सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनका गला रूंध सा गया। रंजना जी ने उन्हें पानी पिलाया और सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर देवकी जी बोली, पता नहीं रंजना, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। रंजना जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोले, देखो देवकी, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगे तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाती हो और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर देवकी जी कुछ सोच में पड़ गई। अब तुम मेरे साथ चलो रंजना जी। देवकी जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गई, जहां उन्हें भर पेट खाना खिलाया। फिर देवकी जी घर लौट आए। काफ़ी देर देवकी जी कुछ सोच विचार में पड़ी रही। शाम हो चुकी थी, परंतु देवकी जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे लेकर पास की किराने की दुकान पर चली गई और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आई। शाम के समय उनकी बेटी राधिका अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची तो देवकी जी उस समय ब्रेड खा रही थी। अपनी बेटी राधिका को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोली, अरे बिटिया, तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं। माँ, जब मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तू बिना सिर पैर की ही चिंता कर रही है। देवकी जी ने नज़रें चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से आती हुई रंजना जी की आवाज़ आई, क्या खाक ठीक है? देवकी, राधिका बेटी, अच्छा किया कि तू आ गई। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ कैसे एक एक दिन काट रही है। रंजना जी ने सारा वृत्तांत राधिका को कह सुनाया। सारी बात सुनकर राधिका हक्की बक्की रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पर
जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। देवकी जी का दामाद जो यह सारी बातें सुन रहा था कहने लगा, माँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है। आप एक काम कीजिए, आप अपने प्रॉपर्टी के कागज़ उठाइए और हमारे साथ चलिए। देवकी जी के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालतों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज़ देखे और कहने लगा, अरे वाह, यह हुई ना बात। यह बताइए, यह कागज़ किस प्रॉपर्टी के है? तभी देवकी जी ने कहा कि यह हमारे मकान के और ज़मीन के कागज़ है। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे बहू को अच्छा नाच नचा सकती हैं। फिर वकील के कहने पर देवकी जी ने कागजी कार्रवाई शुरू की। उसके कुछ समय के बाद देवकी जी घर लौट आई। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, माँ, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर देवकी जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए माँ, वहाँ आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अभी यह बात चल ही रही थी कि राधिका और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहाँ देखकर दोनों बेटा बहू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या तमाशा है, तुम लोग यहाँ वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा, अब समझ में आया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजा जी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए वकील को लेकर आ गई हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, यह सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर राधिका और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी राधिका बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे मैं तो माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने ही यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय यह बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती हैं। फिर देवकी जी ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अपनी बेटी से ज़्यादा मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटे को प्यार किया, ये सोचकर कि बेटियां तो पराई होती हैं, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा पैसा और ज़मीन तुम सबको चाहिए थी, पर तुम्हारी बूढ़ी माँ, उसका क्या? यह मत भूलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले यह घर और ज़मीन अपनी पत्नी देवकी जी के नाम पर कर दिया था, और साथ में यह भी लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेगी। शायद आप लोगों के पिताजी को यह बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी माँ के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए। उनकी मृत्यु की जो तिथि आपने बताई है,
उसे ठीक 1 हफ्ता पहले ही वसीयत बदलाव दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी की गांव की ज़मीन देवकी जी क्या है, वह जैसे चाहे उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी थी। वे कभी वकील को देखे तो कभी अपनी माँ को। इतना घटना के बाद देवकी जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थी, चुपचाप रहने वाली एक सीधी सी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटों बहुओं को फरमान सुना दिया था कि वे जल्द से जल्द मकान को खाली कर दे। इतना बात सुनते ही बड़ा बेटा राजेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसी समय छोटा बेटा अमन बोला, माँ, मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती ही हैं मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर देवकी जी बोली, मुझे दुत्कारने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि उस उम्र में माँ कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब देवकी जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी गांव की ज़मीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान के बीच वाली मंजिल किराए पर चढ़ा दी और सबसे नीचे वे स्वयं रहने लगी। राधिका ने उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक मेड भी लगवा दी। अब देवकी जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थी। हैरान तो दोनों बेटे भी थे और दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।